हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लासिकल मॉडल को ही आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्लासिकल मॉडल में हमारी अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में विभक्त किया है और इन दो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम दिए हैं। एक क्षेत्र को नाम दिया है रियल सेक्टर यानी वास्तविक क्षेत्र और दूसरे सेक्टर को नाम दिया है मॉनेटरी सेक्टर यानी मौद्रिक क्षेत्र। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि वास्तविक क्षेत्र में कुछ वेरिएबल्स का हम अध्ययन करेंगे और कुछ का हम मॉनेटरी सेक्टर में अध्ययन करेंगे। रियल सेक्टर के जो वेरिएबल्स हैं इनमें यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव मॉनेटरी सेक्टर के वेरिएबल्स पर पड़ता है, लेकिन यदि मॉनेटरी सेक्टर के किसी भी वेरिएबल में कोई चेंज होता है तो उसका प्रभाव रियल सेक्टर के वेरिएबल्स पे नहीं पड़ता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि रियल सेक्टर में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कौन कौन से वेरिएबल्स को लिया है। वन बाय वन करके हम इन सबको समझेंगे। आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट नंबर पे वाई मीन्स आउटपुट। आउटपुट यानी उत्पादन। उत्पादन के बारे में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की जो अवधारणा है वो ये है कि उनका ये मानना है कि आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ NKTL। दैट मीन्स उत्पादन चार साधनों की सहायता से किया जाता है और वो साधन है N फॉर लेबर यानी श्रम, K फॉर कैपिटल यानी पूंजी, T फॉर टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी एंड L फॉर लैंड यानी भूमि। लेकिन जिस समय क्लासिकल मॉडल का इन्होंने निष्पादन किया उस समय उन्होंने ये मान्यता रखी कि ये जो तीन साधन हैं उत्पादन के, इन तीनों साधनों को कांस्टेंट कर दिया। दैट मीन्स ओनली लेबर जो है वह वेरिएबल फैक्टर है यानी परिवर्तनशील साधन है, इसलिए प्रोडक्शन पर जो प्रभाव पड़ेगा वो केवल लेबर की मात्रा का पड़ेगा। और प्रोडक्शन की फील्ड में उन्होंने जो नियम लागू किया वो नियम था ओनली डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, अर्थात जब उत्पादन में एक स्थिर और एक परिवर्तनशील साधन को एक साथ लेकर के उत्पादन किया जाता है तो जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ती है साधन की प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाले सीमांत उत्पादन में निरंतर कमी होती चली जाती है। और यहाँ पर Y का मतलब उत्पादन। सेकंड वेरिएबल जो है DN यानी श्रम की मांग, SN यानी श्रम की पूर्ति, स्मॉल लेटर W यानी रियल वेज अर्थात वास्तविक मजदूरियां, इसके बाद में S फॉर सेविंग यानी बचत एंड I फॉर इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग। अब हम एक एक करके हर एक चर को विस्तृत रूप में समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन n। जैसा मैंने आपको अभी भी बताया कि ऐसे तो y जो है वह है इन चार साधनों का फंक्शन है, यानी उत्पादन जो है वह श्रम, पूंजी, तकनीकी और भूमि इन चार साधनों पर निर्भर करता है। लेकिन फॉर ए टाइम हमें मान लेते हैं कि अदर वेरिएबल बीइंग कांस्टेंट एंड n इज ओनली वेरिएबल, दैट मींस y इज फंक्शन ऑफ n एंड dy by dn इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये होता है कि y यानी उत्पादन और n यानी लेबर, श्रम, रोजगार जिसे हम कह सकते हैं, इन दोनों के मध्य पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। ग्रेटर देन 0 मीन्स इन दोनों के मध्य धनात्मक संबंध होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जब श्रम की मात्रा में वृद्धि होती है, श्रम की मात्रा जब बढ़ाई जाती है तो ऐसा करने से उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, इस इक्वेशन को हम इस डायग्राम की सहायता से भी समझते हैं। इस डायग्राम में OY जो है यह टोटल आउटपुट को बता रहा है और टोटल आउटपुट कर्व जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर इस वक्र का जो आकार है वो इस उत्पादन में होने वाली वृद्धि की दर जो है घटती हुई दर से बढ़ने को बता रहा है। घटती हुई दर से वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि उन्होंने उत्पादन की क्षेत्र में केवल सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम को ही लागू किया है। अब यहाँ पर ये चीज आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ n एंड देयर आर पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन y एंड n। वेदर n इंक्रीज then y will also increase and if whether n decrease then y will also decrease। इसके पश्चात हम आते हैं सेकंड वेरिएबल which is dn means demand for labor। who demands for labor? श्रम की मांग कौन करता है? उत्पादन का कार्य उत्पादक के द्वारा किया जाता है तो श्रम की मांग भी उत्पादक के द्वारा की जाती है। उत्पत्ति के साधन के रूप में श्रम की जो मांग की जाती है वो डिपेंड करती है dn इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल W अपॉन P। इसे हम स्मॉल लेटर w के द्वारा भी इंडिकेट कर सकते हैं।
यानी कैपिटल W अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल लेटर W। सो W मीन्स रियल वेजेज। इससे ये तय हो गया कि डिमांड फॉर लेबर इज ए फंक्शन ऑफ रियल वेज, अर्थात श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी की दरों पर निर्भर करती है। अब हम इसे डायग्राम की सहायता से देखते हैं कि श्रम की मांग जो है वह वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है, लेकिन इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? देयर आर नेगेटिव रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि dN by dW is less than 0. That means there are negative relationship between demand for labor and real wage. If real wage increase, then demand for labor will be decrease. अर्थात यदि वास्तविक मजदूरी की दरों में वृद्धि की जाती है तो श्रम की मांग में कमी हो जाएगी। यहाँ पर श्रम का मांग वक्र आपको ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। न केवल ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, बल्कि आप देखेंगे कि ये जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हुए नेगेटिव क्वाड्रेंट में भी जा रहा है। इसका मतलब उत्पत्ति के फील्ड में सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है, यानी जैसे जैसे श्रम की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे श्रम की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाले सीमांत उत्पादन में निरंतर कमी होती जाती है। एक सीमा तक ये घटता है, एक सीमा पर आकर ये शून्य हो जाता है, और उसके पश्चात भी यदि श्रम की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो जो सीमांत उत्पादन है वह ऋणात्मक रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह आपने देखा कि डिमांड फॉर लेबर और रियल वेज ये दोनों एक दूसरे से विपरीत रूप से संबंधित होती हैं। इसके पश्चात हम आते हैं थर्ड वेरिएबल विच इज SN. SN means supply of labor. Supply of labor is also a function of real wages and there are positive relationship between real wage and supply of labor, जिसे हमने यहाँ इक्वेशन के रूप में SN by डेल्टा W upon P is greater than 0 के द्वारा प्रदर्शित किया है। और इसका मतलब जब कोई भी फलन अवकलन के रूप में समीकरण में ग्रेटर देन 0 के साथ लिखा जाता है तो इसका सीधा सीधा अभिप्राय होता है कि जिन दो वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है। अब हम श्रम की पूर्ति को रेखा चित्र की सहायता से समझते हैं। हु सप्लाइज लेबर? श्रम की पूर्ति कौन करता है? श्रम की पूर्ति स्वयं श्रमिक करता है। श्रम की पूर्ति और वास्तविक मजदूरी दोनों के मध्य धनात्मक संबंध है, यानी जब वास्तविक मजदूरियां बढ़ाई जाएंगी तो श्रम अपनी पूर्ति को बढ़ा देता है और वास्तविक मजदूरी में कमी होने पर श्रम अपनी पूर्ति को घटा देता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने एक साथ तीन प्रकार के सप्लाई कर्व बताए हैं। हम एक बार इन तीनों वक्र को आराम से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वक्र की ओर ध्यान देंगे। पहला जो रेखा चित्र है ये रेखा चित्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि SN वक्र जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। दूसरी चीज कि ये वक्र ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बल्कि एक इंटरसेप्ट छोड़ करके इस वक्र को बनाना शुरू किया गया है। इस इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? ये है मिनिमम वेजेस, यानी कम से कम इतनी मात्रा में वास्तविक मजदूरियों का भुगतान करना ही होगा। अगर इतनी मात्रा में वास्तविक मजदूरियों का भुगतान किया जाएगा तो ही श्रमिक अपने आप को काम के लिए प्रस्तुत करेगा। सो ये मिनिमम वेजेस हैं। जैसे जैसे वास्तविक मजदूरियां बढ़ती हैं, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि मजदूरी दो प्रकार की होती है, मॉनेटरी वेजेस एंड रियल वेजेस। सो व्हाट इज मॉनेटरी वेज एंड व्हाट इज रियल वेज? सबसे पहले हम मॉनेटरी वेज को समझ लेते हैं कि जब श्रम को उसका पारिश्रमिक यानी मजदूरी मुद्रा के रूप में प्राप्त होता है तो वह मौद्रिक मजदूरी कहलाता है। जैसे एक श्रमिक को अगर वह महीने भर काम करता है और उसको महीने भर की तनख्वाह के रूप में अगर उसको पारिश्रमिक के रूप में 5,000 रुपए मिलते हैं तो इसका मतलब है कि श्रमिक की मौद्रिक मजदूरियां 5,000 रुपए है। तो सीधा सा मतलब हुआ कि मौद्रिक मजदूरी का मतलब श्रम को मुद्रा के रूप में मिलने वाली मजदूरियां। अब हम रियल वेज के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल वेज। रियल वेज इज नथिंग बट परचेसिंग पावर ऑफ मॉनेटरी वेजेस, अर्थात वास्तविक मजदूरियां और कुछ भी नहीं है बल्कि मौद्रिक मजदूरी की सहायता से श्रमिक जितनी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है वही वास्तविक मजदूरी कहलाती है। किसी भी व्यक्ति का जीवन स्तर उसकी रियल इनकम से निर्धारित होता है। सो रियल वेज जो है वह श्रम की रियल इनकम है, यानी वास्तविक आय या वास्तविक मजदूरी इसी को कहते हैं। अब इस फर्स्ट डायग्राम पर आप गौर करेंगे कि इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि SN वक्र पॉजिटिवली स्लोप्ड है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जैसे जैसे रोजगार इसकी वास्तविक मजदूरी की दरों में वृद्धि होती है वैसे वैसे श्रम की मात्रा में भी
वृद्धि हो रही है, यानी रोजगार की मात्रा में भी लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। ये वक्र यूं 45 डिग्री की रेखा के रूप में आगे ऊपर बढ़ रहा है। दूसरी प्रकार का जो लेबर सप्लाई कर्व होता है वो इस प्रकार का होता है। इस वक्र में अगर आप ध्यान दें तो आपको दिखाई देगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेबर का सप्लाई कर्व इंक्रीजिंग स्लोप लिए हुए हैं, यानी ऊपर की ओर बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बिंदु के पश्चात ये वर्टिकल हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है, उदग्र हो जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब वास्तविक मजदूरी की दरों में वृद्धि की जाती है तो श्रमिक एक सीमा तक तो अपनी पूर्ति को बढ़ाता है, लेकिन इसके बाद में पूर्ति वक्र कांस्टेंट हो जाता है। इसका सीधा मतलब होता है कि इस चीज को कार्य के घंटों से जोड़ा गया है, कार्य करने से जोड़ा गया है कि जैसे जैसे मजदूरी की दरें बढ़ती है वैसे वैसे श्रमिक काम की बजाय आराम को तवज्जो देना शुरू कर देता है। जो थर्ड वक्र आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप देखेंगे कि जो लेबर का सप्लाई कर्व है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक बढ़ रहा है, फिर उसके बाद थोड़ी सी देर वर्टिकल होकर के वो वापस ओवाई एक्सिस की तरफ मुड़ रहा है। दैट मीन्स कि लेबर सप्लाई में कमी हो रही है। यहाँ लेबर सप्लाई में कमी का मतलब क्या है कि श्रमिक जब उसको बहुत ऊंची मजदूरियां मिलने लग जाती है तो वो काम की तुलना में आराम को बहुत अधिक महत्व देना शुरू करने लग जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 तरह के लेबर सप्लाई वक्र हैं, 1, 2 एंड 3। लेकिन जब हम कंप्लीट मॉडल की स्टडी करेंगे हर जगह पर तीनों वक्रों को एक साथ बनाना पॉसिबल नहीं है। मेनली जो लेबर सप्लाई का यूज किया जाता है वो पहली प्रकार का होता है, यानी हम इस श्रम के पूर्ति वक्र को बार बार में काम में लेंगे। इसके पश्चात हम आते हैं फोर्थ वेरिएबल विच इज रियल वेज। रियल वेज जैसा मैंने आपको अभी बताया कि वास्तविक मजदूरियां क्या है। वास्तविक मजदूरियां कि मौद्रिक मजदूरी की सहायता से कितनी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जा सकता है वह वास्तविक मजदूरी कहलाता है। अब ये वास्तविक मजदूरियां कैसे तय होती हैं, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए आगे लिखा है कि DN = SN। दैट मीन्स जिस स्थान पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं ठीक उसी स्थान पर रियल वेज का निर्धारण होता है। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये ऊपर से नीचे की ओर जो वक्र जा रहा है ये वक्र है DN यानी डिमांड फॉर लेबर। इस पे मैंने नीचे लिखा है MPPL। MPPL मीन्स मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। दैट मीन्स कि लेबर का जो डिमांड कर्व है वो दैट इज नॉट ओनली डिमांड कर्व ऑफ लेबर, दैट इज MPPL। ये वक्र श्रम की मांग को तो बताता ही बताता है लेकिन साथ ही साथ श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता के बारे में भी बताता है। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि जो वास्तविक मजदूरियां हैं ये श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता पर भी निर्भर करती हैं। इसके साथ यहाँ ऐसे वक्र आपको ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं ई लिख देती हूँ। ई का मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि जिस स्थान पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है ठीक उसी स्थान पर रियल वेज का यानी वास्तविक मजदूरी की दरों का निर्धारण हो जाता है। इसके पश्चात हम नेक्स्ट वेरिएबल पे आते हैं व्हिच इज एस। एस फॉर सेविंग यानी बचत। बचत क्या होती है? बचत को अगर हम इक्वेशन के रूप में परिभाषित करें तो आप देखेंगे कि y का मतलब होता है इनकम। देयर आर 2 पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू C प्लस S एंड y इज इक्वल टू C प्लस I। इसका मतलब है कि आय जो है इसके 2 भाग हैं, पहला भाग है उपभोग और दूसरा है बचत। अब ये S क्या है? S मीन्स y माइनस C, यानी आय में से उपभोग पर किया जाने वाला व्यय जब निकाल दिया जाता है तो पीछे जो राशि बच जाती है वह बचत कहलाती है। सेम इक्वेशन नीचे और लिखी है कि y इक्वल टू C प्लस I। इसका मतलब ये हुआ कि S इज इक्वल टू I, यानी नियोजित बचत और नियोजित विनियोग ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जितनी मात्रा में अर्थव्यवस्था में बचतें की जाती है उन बचतों को विनियोगों में प्रयुक्त कर दिया जाता है। तो बचत क्या है? बचत का मतलब क्या है कि आय में से उपभोग पर जो खर्च किया जाता है उसके पश्चात जो राशि शेष बच जाती है वह बचत कहलाती है। अब यहाँ आप देखेंगे कि एस इज फंक्शन ऑफ आर। दैट मीन्स कि बचत डिपेंड करती है किस पे? ब्याज की दर पे। और इन दोनों के मध्य कैसा रिलेशन है? ds by dr is greater than 0. That means there are positive relationship between saving and rate of interest. यानी ब्याज की दर और बचत के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसका सीधा सीधा अभिप्राय हुआ कि जब ब्याज की दर में वृद्धि होती है तो बचत की मात्रा में भी वृद्धि होती है और जब ब्याज की दरें घट जाती हैं तो बचत की मात्रा में भी कमी हो जाती है। ये हम इसे इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि एस वक्र जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है।
और साथ ही साथ आप देखेंगे कि सेविंग कर्व जो है नेगेटिव क्वाड्रेंट से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि सेविंग्स आर नेगेटिव, अर्थात बचतें ऋणात्मक भी होती हैं। नेगेटिव क्वाड्रेंट से ये सेविंग कर्व स्टार्ट हो रहा है और यहां से यहां तक सेविंग्स नेगेटिव है, यहां आकर के जीरो बचत है और इसके आगे जो वक्र है वह धनात्मक बचतों को प्रदर्शित कर रहा है। ओवाई एक्सिस पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया है। अब इस वक्र से हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती है वैसे वैसे बचत की मात्रा में भी वृद्धि होती चली जाती है। हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है आई फॉर इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? विनियोग किसे कहते हैं? विनियोग का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति अपने धन को और अधिक धन अर्जित करने के लिए व्यय करता है तो वह विनियोग कहलाता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको इक्वेशन के माध्यम से बताया था कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस एंड y इज इक्वल टू सी प्लस आई, देन s इज इक्वल टू आई, अर्थात राष्ट्रीय आय, उपभोग और बचत का योग होती है। राष्ट्रीय आय, उपभोग और विनियोग का योग होती है, इसलिए बचत हमेशा विनियोगों के बराबर होती है। कौन सी बचत? नियोजित बचत और नियोजित विनियोग की हम बात कर रहे हैं, जो हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस तरह से आपने वास्तविक क्षेत्र के समस्त चरों के बारे में समझ लिया है। अब तक ये वास्तविक क्षेत्र के चर थे और अब हम बात करते हैं मौद्रिक क्षेत्र की। मौद्रिक क्षेत्र में दो प्रकार के वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले तो कि मौद्रिक क्षेत्र में क्या आता है। जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों और तीन बाजारों में विभक्त किया है। उन तीन बाजारों में वस्तु बाजार और साधन बाजार वास्तविक क्षेत्र में आ जाते हैं और मुद्रा बाजार मौद्रिक क्षेत्र में आता है। इस मौद्रिक क्षेत्र में मुख्य रूप से डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी को लिया जाता है, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा को लिया जाता है और इसे MV इज इक्वल टू PY के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। MV इज इक्वल टू PY, जिसमें एक वेरिएबल मुद्रा की मांग को बताता है तो दूसरा मुद्रा की पूर्ति को बताता है। अब यहाँ पर जो दो मेन वेरिएबल्स हैं वो है P एंड कैपिटल W। P फॉर जनरल प्राइस लेवल, अर्थात सामान्य कीमत स्तर। सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण किस प्रकार से होता है? सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण जब रियल सेक्टर से आउटपुट यानी उत्पादन की मात्रा तय होकर के वह मौद्रिक क्षेत्र में पहुंचती है और वह उत्पत्ति की मात्रा जहां क्वांटिटी ऑफ मनी के वक्र को टच करती है, इधर से आ रहा है y यानी आउटपुट, ये जहां पर इसको स्पर्श करती है वहां पर नीचे जनरल प्राइस लेवल का निर्धारण होता है। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ एक वक्र दिया हुआ नहीं, लेकिन हम इस प्रकार से वक्र बना लेंगे जो एक वक्र श्रम की मांग मुद्रा की मांग को तो दूसरा मुद्रा की पूर्ति को प्रदर्शित कर रहा है और इन दोनों का जहाँ साम्य होता है वहाँ सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण होता है। अब हम अगले वेरिएबल पे आते हैं, दैट इज W, कैपिटल W, दैट मीन्स मॉनेटरी वेजेस। व्हाट इज मॉनेटरी वेजेस? मौद्रिक मजदूरियां क्या है? मुद्रा के रूप में प्राप्त होने वाली मजदूरी मौद्रिक मजदूरी है। इसे इक्वेशन के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है कि कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल लेटर w इंटू P, यानी जब वास्तविक मजदूरियों को सामान्य कीमत स्तर से गुणा कर दिया जाए तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह मौद्रिक मजदूरी कहलाता है। हम इन दोनों चीजों को यहाँ इन डायग्राम से समझ सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ जनरल प्राइस लेवल का निर्धारण होता है और यही प्राइसेस नीचे इस वक्र में पहुंचती हैं। यहाँ पर एक 45 डिग्री की रेखा खींची गई है जो W/P यानी वास्तविक मजदूरी को बताती है। ये P जहां भी इसको टच करता है ठीक उसी स्थान पर मौद्रिक मजदूरी की दरों का निर्धारण हो जाता है। तो इस तरह से इस रेखा चित्र में आपने देखा कि मौद्रिक क्षेत्र में सामान्य कीमत स्तर और मौद्रिक मजदूरी की दरों का निर्धारण किया गया है। ये जो डायग्राम है ये मेनली फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत पर बेस्ड है। फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत जिसकी इक्वेशन है P इज इक्वल टू MV/T, यानी आउटपुट और प्राइस ये दोनों मिलकर के मुद्रा की मात्रा को तय कर रहे हैं कि PT इज इक्वल टू MV, या आप यहाँ देख रहे हैं कि MV इज इक्वल टू PY। Y का मतलब भी क्या है? T फॉर ट्रांजेक्शन। किस चीज का ट्रांजेक्शन? व्यापार किसका? उन वस्तुओं और सेवाओं का जिनका कि एक वर्ष की अवधि में उत्पादन किया गया है। सो Y और T ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र में हम बहुत सारे चरों का अध्ययन करते हैं। पुनः मैं आपको याद दिला दूं कि वास्तविक क्षेत्र के चरों के परिवर्तन का मौद्रिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन मौद्रिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव वास्तविक क्षेत्र के चरों पर नहीं पड़ता है।